अब हम लोग अगली कड़ी में हैं मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, मध्यकाल का जो इतिहास था उस इतिहास में हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं। अगर आपके घर कोई मर जाता है तो जरूरी है थोड़ी कि आप सर मुड़वा ले तो उनको कहीं स्वर्ग मिल जाएगा। ये इतने विद्वान थे, इतने जानकार थे, इनके पास इतनी सारी जानकारी थी, खास करके सीरिया कानून को लेकर के, खास करके इस्लामिक कानून को लेकर के। तो इनको देख करके ही ये मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि हे इब्न बतूता, आप हमारे यहाँ आए, हम धन्य हो गए। तो इसमें एक चीज आप कॉमन देखेंगे कि सब अपने पिता को क्या करते, पिता को बंधक बना करके खुद राजा बनते, भाइयों को मार करके खुद राजा बनते। अपना बेटा होता है तो क्या कहता है, बबुआ खा लो ना, अच्छा रोटी खा लो ना, अच्छा रोटी नहीं खाओगे सेब खा लो, सेब नहीं खाओगे ये खा लो। और दूसरा का बेटा रहता है, अरे खाए हो, खाना होगा तो खा लेना, उधर रखा है, हम जा रहे हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने क्या कर रखा है, चैप्टर नंबर 4, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो अपना था विचारक विश्वास तथा इमारतें। देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लेने से सिर्फ नहीं होगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं रहेगी, देखिए इस बैच में तो बहुत क्लियरिटी हम नहीं ला सकते, लेकिन क्लियरिटी लाने की जरूर कोशिश करेंगे। विचारक विश्वास तथा इमारतें, ठीक है। इससे पहले आपने सबसे पहले क्या देखा था, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता, और ये सभ्यता शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई। ठीक है, ये सभ्यता शुरू हुई और खत्म भी हो गई। ठीक है, तो ये सभ्यता तो आगे बढ़ी नहीं। इसके बाद जो सभ्यता आता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में था। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 2 था, राजा किसान तथा नगर, राजा किसान तथा नगर, इसमें वैदिक सभ्यता। अब यही वैदिक सभ्यता आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप उत्तर वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, इसी में आपने देखा। और उसके बाद आपने क्या देखा, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। उसके बाद आपने देखा विचारक विश्वास तथा इमारतें। अब देखिए यहाँ पे क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे एक सभ्यता शुरू हुई थी जो कि शहरी सभ्यता थी, अपने आप में दुनिया की पहली ऐसी शहरी सभ्यता थी जो भारत में विकसित हुआ था। कहा जाता था दुनिया में इससे पहले भी कई सारी सभ्यताएं थी, हाँ, लेकिन इसके पैरेलल बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी। लेकिन जब भारत में 1921 में जब भारत में इसकी खुदाई हुई तो पता चला नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है। इससे पहले सभ्यताएं थी, कहीं कहीं एक दो सभ्यताएं थी, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ये शहरी सभ्यता। फिर देखिए ये सभ्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके कई एक कारण थे। ठीक है, फिर देखिए वैदिक सभ्यता आया, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, यहाँ महाजनपद काल हुआ। ठीक है, अब छोटे छोटे कुल, जनपद, महाजनपद, इस तरीके से महाजनपद जब बना तो महाजनपद बना तो अब गांव भी है शहर भी है। ठीक है, गांव भी शहर है तो गांव और शहर में जातियां की बात आने लगी, वर्ग की बात आने लगी, वर्ण व्यवस्था की बातें आने लगी और भाईचारे की बात आने लगी। तो हमने भाईचारा देखा, जाति देखा, वर्ग देखा। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें जो खामियां थी, जातिवाद में जो खामियां थी, वर्ण व्यवस्था में जो खामियां थी, धर्म में जो खामियां थी, खास करके अपने हिंदू धर्म में जो खामियां थी, उन खामियों को लेकर के यहाँ पे दो विचारक आए थे। एक विचारक थे बुद्ध और दूसरे विचारक थे जैन। इन दोनों लोगों ने लोगों में एक विश्वास पैदा किया, तथ्यात्मक बातों को कहा कि अगर आपके घर कोई मर जाता है तो जरूरी है थोड़ी कि आप सर मुड़वा ले तो उनको कहीं स्वर्ग मिल जाएगा, एक ही जन्म होता है। ठीक है, कर्म करिए, कर्म पे भरोसा कीजिए। आपका जो दुखों का कारण जो है, आपके दुख जो हैं, आपके दुखों का कारण क्या है, आपकी इच्छा ही आपके दुखों का कारण है। इस तरह की तमाम चीजें करके लोगों में एक विश्वास पैदा किए और यहाँ से दो धर्म की शुरुआत होती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उस पर लोगों ने विश्वास किया और इसी धर्म से संबंधित इमारतें बननी शुरू हुई, जिसमें से स्तूप को हम लोगों ने देखा। और स्तूप को देख करके ही आप देखेंगे मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, और स्तूप को देख करके ही आप देखेंगे मस्जिद बनेगा। सबसे पहले स्तूप बना और इसी को देख करके मंदिर और मस्जिद जैसे इमारतों का निर्माण होने लगा। ठीक है, मंदिर और मस्जिद जैसे इमारतों का निर्माण होने लगा। अब इतनी सारी चीजें हो चुकी है हमारे देश में। ठीक है,
अब भारत की प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो इतनी सारी चीजें हो चुकी है। अब हम लोग अगली कड़ी में है मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, मध्यकाल का जो इतिहास था उस इतिहास में हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं। उसमें देखिए बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि ये विचारक विश्वास जो इमारतें थी, यहाँ किस तरह का समाज चल रहा था। अब देखिए ये तो सारी की सारी बातें भारत की हो गई। अब विदेशी आएंगे, अब अपने यहाँ क्या होगा, विदेशी आएंगे। कौन आएंगे, विदेशी आएंगे, और वो तुलना करेंगे अपने यहां से। ठीक है, पश्चिमी देशों से लोग आएंगे, पश्चिमी देश बोले तो यूरोप से लोग आएंगे, यूरोप से आएंगे, मिडिल एशिया से आएंगे। इन तमाम जगहों से लोग आकर के क्या करेंगे कि भारत का समाज कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत के किसान कैसा है, भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, भारत की धार्मिक व्यवस्था कैसी है, इन तमाम चीजों पे अपनी टिप्पणी करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीजों पे अपनी टिप्पणी करेंगे। तो इस चैप्टर का भी नाम है, चैप्टर नंबर 5 का नाम भी आप देखिए, चैप्टर नंबर 5, इसका नाम ही है यात्रियों के नजरिए। कौन यात्री, विदेशी यात्री। ठीक है, यात्रियों के नजरिए। ठीक है, यात्रियों के नजरिए। बस ये यानी कि यात्री कौन, विदेशी यात्री। यात्री में कौन, विदेशी यात्री, अलग अलग देशों से यात्री आएंगे। ठीक है, उसके नजरिए से क्या, इसके नजरिए में क्या, भारत, अपना जो सोने की चिड़िया थी भारत, विदेशियों के नजरिए में भारत कैसा था। तो ये कड़ी आप जोड़ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना कि इस कड़ी को किस तरीके से हम लोग जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। यात्रियों के नजरिए से देखते हैं कि भारत कैसा था। ठीक है, यात्रियों के नजरिए से हम देखते हैं कि भारत कैसा था। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखिए, ये आप सब लोग इससे परिचित होंगे। ये क्या है, अपनी दुनिया का एक मानचित्र है। ठीक है, विश्व का ये मानचित्र है। ठीक है, इससे आप तमाम लोग परिचित होंगे। ठीक है, चलिए पहले हम अपने प्यारा भारत से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, ये बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार वाला क्षेत्र है, ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सब है। यहाँ पे आपका दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये आपका रसिया वाला पार्ट है। ठीक है, ये रसिया का पूरा है। बेरिंग जल संधि वगैरह आप लोगों को पता होगा। ये इस तरीके से, ये आपका यूरोप, जिसको हम लोग पश्चिमी देश के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे कैसे देश हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका अफ्रीका, ये आपका अरबियन प्रायद्वीप। ठीक है, कि इस तरीके से कुछ अपना ये एशिया है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। दक्षिणी अमेरिका का ये पार्ट है, इसी से लगता हुआ आपका उत्तरी अमेरिका का ये जो पार्ट है। ये आपका उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट कुछ यूं है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आप +2 के बच्चे हैं, इतनी सारी जानकारियों से आपको रूबरू होना ही चाहिए। चलिए एक बार मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि देखिए हिस्ट्री का जो शिक्षक होता है ना, हिस्ट्री के शिक्षक होने के लिए उन्हें कम से कम तो 4 सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इतिहास के शिक्षक हो सकते हैं। पहले तो ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए, फिर पॉलिटी की होनी चाहिए, फिर इकोनॉमी की होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या हो सकता है, पढ़ाया जा सकता है इतिहास। ठीक है, मैंने आपको ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी बताया था। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स नहीं पता तो कैसे पता चलेगा। इसीलिए कुछ कुछ मैं आपको ज्योग्राफी के पार्ट्स भी
बता देता हूं, ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया, ये वाला यहाँ पे अल्ट्रांटिका है, एक यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आपके 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी कि 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होगा। चलिए, कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 है। ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाला हिंद महासागर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अरब सागर है, इस साइड ये बंगाल की खाड़ी है। ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है, इस साइड भी ये प्रशांत महासागर, क्योंकि मैप ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्ट्रांटिक, ये अल्ट्रांटिक महासागर है, ठीक है। जिन चीजें आपको पता होगा इतना हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक देश है, यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे एक देश है, एक यहाँ है फ्रांस, और एक यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो टूटा है। ये 3 देश देख रहे हैं, ये 3 देश आप याद रखिएगा बस, ठीक है। आपको इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ताकि आपको याद रहे चीजें, आपको क्या हो, याद रहे। एक फ्रांस, मोरक्को और ये उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये 3 देश जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न क्लियर, ठीक है, एमसीक्यू में एक नहीं 2 भी क्लियर हो सकते हैं इससे, ठीक है, और 2 नंबर के प्रश्न भी यहां से क्लियर होंगे। मोरक्को, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये 3 कम से कम आपको याद होने चाहिए और 100% याद होने चाहिए। कौन कौन से देश? तो मोरक्को, फ्रांस और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये तीनों अगर आपको याद है, मोरक्को याद है, फ्रांस याद है और उज्बेकिस्तान याद है, तो यकीन मानिए कि ये 3, ठीक है, ये 3 देशों से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अब देखिए, मोरक्को से एक व्यक्ति क्या होगा, एक व्यक्ति मोरक्को से कहाँ आएगा? भारत आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति फ्रांस से भारत आएगा और एक व्यक्ति को उज्बेकिस्तान से भारत लाया जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति मोरक्को से भारत आएगा, एक व्यक्ति फ्रांस से भारत आएंगे, ये दोनों खुद चल करके भारत आएंगे, और एक विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनको यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। कहाँ लाया जाता है? भारत में लाया जाता है, ठीक है, भारत में लाया जाता है। इतनी बातें आपको अभी, इतनी ही बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी की बातें हम करेंगे धीरे धीरे, परत दर परत खोलेंगे चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? मोरक्को, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, ठीक है। जो हम सफर बैच के बच्चे होंगे एकदम शांति से वो कमेंट तो बिल्कुल ना करें, सिर्फ उनका रिवीजन हो रहा है, शानदार रिवीजन हो रहा है, तो चुपचाप देखें, कमेंट्स पे ध्यान दें। जो नए बच्चे हैं वो भी आराम से देखिए, शिद्दत से देखिए, चीजों को शिद्दत से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप हमें एग्जाम के दिन बहुत अच्छे से याद करेंगे कि वाह, जितनी भी चीजें चैप्टर वाइज कह रहा हूं उतनी चीजें आप कर लिया तो हिस्ट्री में तो आपके बिल्कुल 90+ तो कोई काटेगा नहीं। हम सफर बैच, देखो जो हम सफर बैच में बच्चे थे वो उनके पास तो अपार नॉलेज है, इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके पास भर भर के नॉलेज है, क्योंकि इसी चीज को समझाने में मैं वहां पे क्या घंटों लगा देता था। एक एक चीज कहाँ आएगा, उत्तर से आएगा, ये वाला क्षेत्र में ही काम करेगा, इस क्षेत्र में क्या समस्या है, तमाम चीजों पे बात करते। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है उतनी बात करने की, तो सिर्फ आप टू द पॉइंट जानिए, मोरक्को को जानिए, फ्रांस को जानिए और उज्बेकिस्तान को जानिए। अब यहाँ से 3 व्यक्ति आएंगे भारत, इसी 3 व्यक्ति को, किसी चौथे व्यक्ति पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं 3 व्यक्ति पे दिमाग लगाएंगे और 3 देश पे दिमाग लगाएंगे, ठीक है। 3 व्यक्ति और 3 देश, और इस चैप्टर में इसी तीनों के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमने वाला है अपना। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन 3 व्यक्ति थे, ठीक है। कौन थे 3 व्यक्ति? देखिए इसमें क्या देखना है, अलबर्नी को देखना है, किताबुल हिंद, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। ये सब हटाइए, कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। यहाँ आइए, देखिए उन बच्चों के लिए जो अब तक इतिहास नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो अब तक इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ क्या करना है कि सर 80 नंबर प्लस लाना है, 90 नंबर के आसपास लाना है, तो आप इसको जैसे भी याद कीजिए। वैसे तो मैं समझा दे रहा हूं, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अगर आपको लगे कि याद नहीं है तो ये
फैक्ट अगर आपको याद है तो यहां से अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे, तो यहां से अलग नहीं जाएगा। एमसीक्यू बनेगा तो या तो इससे या तो इससे या तो इससे, एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, अगर 2 नंबर के भी प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं तीनों से बनेंगे, ठीक है, इन्हीं तीनों से बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको चीजें याद होनी चाहिए। अब देखिए अल बिरूनी, कौन? अल बिरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आया कब था? 11वीं शताब्दी में। कहां से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। और ये यहां आकर के कौन सी किताबें लिखे? तो किताब उल हिंद, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं इब्न बतूता, ठीक है। ये कब आए? ये 14वीं शताब्दी में आए। शताब्दी समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 14वीं शताब्दी बोले तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 1301 से 1399 तक की बात कर रहे हैं। इस बीच में क्या होगा? 14वीं शताब्दी होगा, ठीक है। तो ये कब आए? 14वीं शताब्दी में आए इब्न बतूता, ठीक है। ये कहां से आए? मोरक्को से। अभी मैंने आपको मोरक्को दिखाया था, अभी मैंने आपको उज्बेकिस्तान दिखाया था, ठीक है। और इनकी जो किताब थी वो थी रेहला, ठीक है। ये फ्रांसवा वर्नियर कब आए थे? फ्रांसवा वर्नियर ये 17वीं शताब्दी में आए थे। ये फ्रांस से आए थे और इनकी जो किताब थी कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि सर सब पगला था तिन्नू का, तिन्नू आया और तिन्नू किताब लिखा, किताब काहे लिखा? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब इनके यात्रा वृत्तांत हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरा मन बहुत है कश्मीर घाटी जाने का। मेरा बहुत मन करता है कि कश्मीर जाऊं, वहाँ के डल झील में आराम से एक नाव पे सो जाऊं, कश्मीर की वादियों में आनंद लूं, फिर वहाँ कश्मीर लोगों से मिलो, वहाँ के कल्चर को समझूं, वहाँ के बच्चों से बात करूं, वहाँ की महिलाओं से बात करूं, वहाँ के बुजुर्गों से बात करूं, और कश्मीर के लोग कितने प्यारे होते हैं, कश्मीर कितना सुंदर है। एक तरफ जैसे कश्मीर आपके दिमाग में बसा हुआ है ना, कश्मीर में गोलीबारी होती है, सर मत जाइएगा, सर मार देगा, आतंकवादी होते हैं, नहीं, एक तरफ दूसरा कश्मीर भी है। कश्मीर को उस नजरिए से हमेशा, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गोलीबारी होती है, हर जगह गोलीबारी नहीं होती। उन क्षेत्रों में जाकर के उन लोगों को समझना मेरा खास करके पर्सनली है। मेरा मन मणिपुर जाने को करता है, लोकटक झील जाने का मन करता है, मणिपुर के वो तैरता हुआ झील, उसमें जाकर के मणिपुर में कुकी मैती समुदाय है, उन समुदायों से बात करना, उनके बारे में जानना। अब ये सब मेरी इच्छा, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूं। अब एक बात बताइए, जब मैं मणिपुर जाऊंगा तो आपको क्या लगता है कि मैं मणिपुर जाऊंगा, लोगों से जो बात करूंगा, तो क्या उनके बात करके मैं आ जाऊंगा यहाँ? नहीं, मैं उनसे बातें करूंगा और रात में बैठ करके लिखूंगा कि आज मैंने कुकी समुदाय के लोगों से बात किया, उनके बात करने के क्या तरीके हैं, उनके क्या भाषाएं हैं और कौन सी भाषाओं में बात करते हैं, उन तमाम चीजों को लिखेगा। उनके पहनावे क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, वो लोग जीते हैं तो क्या खाने में क्या यूज करते हैं, क्या वो किसानी करते हैं, क्या वो पर्यटक जो आते हैं उससे पैसा कमाते हैं, क्या वो पहाड़ों पे कृषि करते हैं क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियां वहां पे हैं, क्या वो लोकटक झील से उनकी कैसी कमाई होती है। इन तमाम चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे और एक किताब में लिखेंगे। और जब अगली साल के हम सफर बैच में होंगे तो हम बच्चों को कहेंगे, बाबू देखिए एक मेरी यात्रा वृत्तांत एक किताब आ गई है, जो मेरी मणिपुर यात्रा के दौरान की किताबें हैं। अगर आपको मणिपुर के बारे में जानना है कि हमारे बिहार से कैसे अलग है मणिपुर, बिहार से कैसे अलग दिखता है मणिपुर, मणिपुर की संस्कृति क्या है, मणिपुर का समाज क्या है, मणिपुर में धर्म को किस तरीके से पालन किया जाता है, मणिपुर की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप जानना है तो आप मेरी यात्रा वृत्तांत जाकर के पढ़िए। राजू सर की यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है बिहार टू मणिपुर। अब इसको जाकर के पढ़िए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक इसी तरीके से ये अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी को भारत लाया गया। ये बड़े विद्वान थे, ठीक है, इन्हें भारत लाया गया। अब ये भारत आए, ठीक है, भारत आए तो भारत को जानने में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई। ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, कई सारे भाषाओं के जानकार थे और बड़े विद्वान व्यक्ति थे अल बिरूनी। इनको भारत लाया गया, ठीक है, युद्ध के दौरान, ठीक है। मत जानिए कि कौन सा युद्ध, कैसे युद्ध, ये सब मत जानिए, ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। उज्बेकिस्तान से आया और भारत में ये जो देखे भारत की समाज को, भारत की संस्कृति को, इन्हें बहुत मजा आया। यहाँ के कुछ लोगों से दोस्ती करके ये संस्कृत भी सीखे। इन्हें फारसी पहले से अरबी आती थी, अरबी पहले से आती थी। ये सिर्फ यूनान भाषा नहीं जानते थे, नहीं तो लगभग ये कई सारे भाषाओं के ये जानकार थे। और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और ये 11वीं शताब्दी में आए थे। फिर इब्न बतूता 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में भारत आते हैं, ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ये इसके दरबार में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आते हैं
और इनके बारे में एक बात मैं बता दूं, ये इनका जो परिवार था ना, सीरिया जो होता है ना, सीरिया कानून, उनके बड़े विद्वता में से एक था इनका पूरा परिवार, इब्न बतूता का। ये बचपन से ही उसी घर में पले बढ़े थे जहां पे सीरिया कानून को लेकर के बहुत ज्यादा ये चर्चाएं होती थी, बातें होती थी, और ये सीरिया कानून के बड़े जानकारों में से एक था। और ये घुमक्कर टाइप का व्यक्ति था, बहुत घूमने का इसका मन करता था। ये दुनिया के कई देशों में गए, मक्का मदीना ये तमाम जगहों की यात्रा किए थे ये। उसके बाद ये भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैसे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक इनकी विद्वता से प्रभावित होते हैं। ये इतने विद्वान थे, इतने जानकार थे, इनके पास इतनी सारी जानकारी थी, खास करके सीरिया कानून को लेकर के, खास करके इस्लामिक कानून को लेकर के। तो इनको देख करके ही ये मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि हे इब्न बतूता, आप हमारे यहां आए, हम धन्य हो गए, हम आपको काजी नियुक्त करते हैं। हम आपको क्या नियुक्त करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या किया? काजी नियुक्त किया। काजी क्या होता है? काजी जिसको आप लोग हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं और इंग्लिश में जज बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं को काजी कहा जाता है। ठीक है, मियां बीबी राजी तो का करिए काजी, ये आप लोगों ने सुना होगा गांव घर में, कहा जाता मियां बीबी राजी तो का करिए काजी। यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर राजी है तो कोई जज क्या ही कर लेगा उनके झगड़े में। रात में मार हो गया था, खाना नहीं दी थी पत्नी, पति आए थप्पड़ चला दिए। लोगों ने कहा कि काहे बीच में जा रहे हैं, मियां बीबी जब राजी है तो क्या कर लिए काजी, कोई काहे फैसला कीजिएगा, कल होकर के अपने ठीक हो जाएगा, छोड़ दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है। तो वही काजी मतलब क्या? न्यायाधीश। ठीक है, कुछ लोग अपने आप में जज बनने लगते हैं, तो जज नहीं बनना चाहिए, जज को अपना काम करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये काजी नियुक्त किया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किनको नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया। और ये जो भारत आए, भारत में जो ये देखे दिल्ली सल्तनत कैसे चल रहा है, यहाँ की जनता कैसी है, यहाँ का मार्केट कैसा है, यहाँ का शहर कैसा है, ठीक है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इन तमाम चीजों को लेकर के एक यात्रा वृत्तांत लिखे। ये यात्रा वृत्तांत था रेहला। ठीक है, इनकी यात्रा का ये तमाम वृत्तांत इसमें दिए हुए थे। इसमें भारतीय समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में, भारतीय शहरों के बारे में, भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में, तमाम चीजों के बारे में चर्चा की गई थी इस बुक में, रेहला में। किनकी ये बुक है? इब्न बतूता की। ये कब आए थे? 14वीं शताब्दी में। ये कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे। इतनी बातें क्लियर है। फिर देखिए फ्रांसवा वर्नियर, ये फ्रांसवा वर्नियर देखिए, फ्रांसवा इनके नाम से क्लियर है। किस देश से आए थे? फ्रांस से। ये 17वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे। और ये शाहजहां का समय, टाइम पीरियड चल रहा था, उसी समय ये आए थे। ठीक है, ये एक साहित्यकार, चिकित्सक, ठीक है, ये चिकित्सक भी थे, साहित्यकार भी थे। ठीक है, ये फ्रांसवा वर्नियर। और ये जो आए, ये क्या करते थे? ये व्यक्ति हमेशा तुलना करते थे, अरे हमारे यूरोप में तो ऐसा है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमेशा तुलना किए पूरब और पश्चिम की। ठीक है, पूरब और पश्चिम की, यानी कि पश्चिम में यूरोप है और पूरब में हम लोग हैं। ठीक है, पूरब में भारत है। तो पूरब पश्चिम की तुलना हमेशा फ्रांसवा वर्नियर करता रहता था। और ये जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, ये देखिए, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य की यात्रा इनकी थी। ठीक है, ये मुगल का समय उस समय चल रहा था, उस समय शाहजहां यहाँ का शासक हुआ करता था, उस समय ये भारत आए। ठीक है, और अपनी जो किताबें लिखी उनका क्या नाम था? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। और ये फ्रांस के थे, ये 17वीं शताब्दी में। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर का लगभग 50 to 60% आपकी चीजें एकदम क्लियर कट है। ये चीजें क्लियर है ना, ये तीन महत्वपूर्ण यात्री क्लियर है, तो इस चैप्टर के आपने 60 से 70% चीजों को समझ लिया है। अब जो इसके आगे बताने वाले हैं उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी आगे बताएंगे इन्हीं तीनों से जोड़ करके बताएंगे। आप देश के नाम, आप अपने कॉपी पे देश के नाम लिखिए। ठीक है, मैं व्यक्ति का नाम लिखता हूं। ठीक है, मैं व्यक्ति का नाम लिखता हूं। यहां से इब्न बतूता, इससे पहले मैंने देश का नाम लिख दिया। यहां से फ्रांसवा वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर, ये इब्न बतूता, और यहां से उज्बेकिस्तान से आपके अल बिरूनी। ठीक है, ये तीन लोग क्या हुए थे? भारत आए थे। ठीक है, ये तीन लोग क्या हुए थे?
भारत आए थे। इनकी जो यात्रा वृत्तांत थी भारत में आकर के जो लिखे वो था रेहला, आपको याद करा देंगे हम, ठीक है। ये इनका जो था ए ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। और अल बिरूनी का जो था किताब उल हिंद, ठीक है, ये इनकी यात्रा वृत्तांत था, ठीक है। ये आपका ये कब आए? 14वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में। और आपका अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में। अगर आप कहेंगे कि सर यादें नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, हमको यादवे नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, हमको यादें नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे। आइए ना, कैसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। पहले ओ आता है ना, फिर ई आता है ना, फिर फा आता है ना, ये तो याद रहेगा। आप कहेंगे कि सर जिनका नाम ओ से रहेगा वो पहले आएंगे, फिर जिनका नाम ई से रहेगा उसके बाद ई आएगा। जैसे ओ आ लिखते हैं ना कि ओ आ ई, ठीक है, क ख प फ, ठीक है, तो सबसे पहले ओ आ वाला आएगा ना, फिर ई, फिर फ। अब देखिए ना, अल बिरूनी, ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा? इबन बतूता। उसके बाद कहिएगा सर उसके बाद कौन आएगा? तो फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है। अब देखिए, कहिएगा अब सर कौन कब आया, ये कैसे याद रहेगा? तो सबसे पहले ये आया तो याद रखिए ना, आपको ये तो पता है 11वीं शताब्दी में। इसमें 3 जोड़िए ना, प्लस 3 तो 14वीं शताब्दी में। इसमें प्लस 3 करिए ना तो ये 17वीं शताब्दी में। अब क्लियर है? अब तो लग रहा होगा ना थोड़ी सी आसान हुई है। अब किताब का नाम तो आपको याद रखना होगा। अल बिरूनी का किताब का नाम किताब उल रहला, सॉरी किताब उल हिंद। इनकी किताब का नाम रहला। और इनकी किताब का नाम क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसवा वर्नियर का ए ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अल बिरूनी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे चीजों को बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म कहाँ? अफगानिस्तान में, सॉरी उज्बेकिस्तान में। ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। यह स्थान वर्तमान के उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। देखिए ये हम आपको बता ही चुके, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। उसने उस समय की बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने आपको बताया था ये विद्वान व्यक्ति थे, इनकी विद्वता बड़ी विद्वता थी, ठीक है। ये कई भाषाओं के जानकार थे, ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे सीरिया, फारसी, संस्कृत, ठीक है, अरबी, ये तमाम भाषाओं के जानकार थे। अल बिरूनी ने ब्राह्मण के साथ कई वर्ष बिताए। किसके साथ? ब्राह्मणों के साथ कई वर्ष बिताए। और इसी में इन्होंने क्या किया? संस्कृत सीखा भारत में, ठीक है। उसने धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। भारत का जो धर्म दर्शन है
उन तमाम दर्शनों के ये क्या किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे। जो व्यक्ति विद्वान होता है उसमें जानने की इच्छा बहुत होती है, जो व्यक्ति विद्वान होता है उसमें जानने की इच्छा हमेशा होती है। ये भारत आए तो भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत के समाज को जानने के लिए ये संस्कृत तक सीख लिए थे अपने ब्राह्मण मित्रों से, ठीक है, ब्राह्मण को मित्र बनाए थे। ये देखिए यही है, ठीक है, यही है अलवृणी, ऐसी इनकी तस्वीरें थी। उसके बाद देखिए किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अलवृणी की एक कृति है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें देखिए किसमें क्या, भारत के धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, भारत में किस तरह के त्योहार होते थे, खगोल विज्ञान के बारे में, ठीक है, खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष के बारे में। उसके बाद देखिए रीति रिवाज, भारत का कैसा रीति रिवाज था, कैसी प्रथाएं थी, ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं थी, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये तमाम तरह की जो प्रथाएं आप जान रहे हैं समाज में होती है, बाल विवाह, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा, पितृ सत्तात्मक समाज, ये तमाम तरह की प्रथाओं की बात, सामाजिक जीवन की बात, ठीक है, भार तौल यानी कि माप तौल, मापन विधियां, मापने की विधि क्या होती थी, मूर्ति कला, भारत के कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों की विवेचना की गई है। तो अलवृणी की किताब उल हिंद से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें से धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भारतोल, माप, मूर्तिकला, ये तमाम चीजों की जानकारी मिलती है किससे, अलवृणी के किताब उल हिंद से। इतनी बातें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी बातें। तो आपसे देखिए प्रश्न पूछ देगा कि किताब उल हिंद के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें। अब 2 नंबर में अगर पूछ दे तो आप कहेंगे किताब उल हिंद, ठीक है, भारत के अलवृणी के भारत यात्रा के दौरान लिखी गई किताबें हैं, इनमें तमाम तरह की चीजों की चर्चा की गई है। तो छोटा छोटा चर्चा बता दीजिएगा, धर्म, दर्शन, त्योहार, जो आपको 4-5 याद आए लिख दीजिएगा। नहीं इसी को 5 नंबर में पूछे तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे कि अलवृणी ख्वारिज्म का रहने वाला एक विद्वान व्यक्ति था। वो कई सारे भाषाओं के जानकार थे, उनमें से जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी, ये तमाम भाषाओं के वो जानकार थे। उन्होंने जब भारत की यात्रा की तो उन्होंने इस दौरान क्या किए, संस्कृत का अध्ययन किया अपने ब्राह्मण मित्रों के सहयोग से। इस दौरान उन्होंने किताब उल हिंद में त्योहारों की चर्चा की, प्रथाओं की चर्चा की, रीति रिवाजों की चर्चा की, भारतीय समाज की चर्चा की, भारत के धर्म की चर्चा की, यहाँ के मापतंत्र की चर्चा की, यहाँ के खगोल विज्ञान की चर्चा की। इन तमाम चीजों की चर्चा देखेंगे तो किताब उल हिंद में हमें स्पष्ट देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक व्यक्ति को मैंने देख लिया, दूसरे व्यक्ति में चलते। ये महाशय हैं, इनका नाम है इब्न बतूता। ये महाशय कौन है, इब्न बतूता। और ये आए कहां से है, मोरक्को से। ये बात पहले से आपको पता है। इनकी किताब कौन सी है, रहला, ठीक है। ये इतनी बातें आपको पहले से पता है। इब्न बतूता अरब यात्री थे। कौन सी यात्री थे, अरबी यात्री थे, विद्वान, लेखक तथा उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश, ठीक है, मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में, कहा, यह भी ध्यान रखिएगा, तांजियर में इनका जन्म कब हुआ, 1304 में। कब जन्म हुआ, 1304 में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता इनका पूरा नाम था। बिल्कुल याद मत रखिएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, इब्न बतूता सिर्फ आप याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है। उसके मक्के की यात्रा यानी कि हज की यात्रा, मैंने पहले ही बताया, प्रसिद्ध मुसलमानों के दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी, यानी कि हज यात्रा करने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी और वो करते भी हैं। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से वो केवल 21 वर्ष की आयु में यात्रा पर निकल गए और चलते चलते उसने यह कभी ना सोचा था कि उसे इतनी लंबी देश देशांतरों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये घुमक्कर व्यक्ति था, जैसे मैं बताया ना, मुझे भी बहुत घूमने का मन करता है, कहीं निकल गया तो निकल गया 5 दिनों के लिए, ठीक है। तो ये घुमक्कर व्यक्ति था जिसे देश दुनिया को जानने की काफी लालसा थी इनके अंदर, ठीक है। मक्के आदि तीर्थस्थल की यात्रा प्रत्येक मुसलमानों का एक अवश्य कर्तव्य होता है। इसमें से सैकड़ों मुसलमान ने विभिन्न देशों से मक्का आते थे। अब देखिए, मक्का मदीना की यात्रा जो होती है वह सभी मुसलमानों का एक ड्रीम होता है, ठीक है। जैसे कि हिंदुओं में होता है ना कि केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, ठीक है, रामेश्वरम जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। उसी तरीके से मुस्लिमों में क्या होता है कि अगर एक बार मक्का मदीना चले जाते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनका वो पवित्र स्थान है।
जैसे हिंदू धर्म का पवित्र स्थान हम लोग मंदिर को समझते हैं, ठीक उसी तरीके से मक्का मदीना जो है उसको पवित्र स्थान समझा जाता है मुसलमानों के द्वारा। जैसे सिख के द्वारा गुरुद्वारा उनका प्रसिद्ध स्थल होता है, जैसे कि ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहिब गुरु नानक जी का, तो वो पाकिस्तान में है। तो उसको लेकर के लोग में लालसा रहती है कि हम कभी पाकिस्तान जाए, ठीक है। सिख व्यक्ति खास करके पाकिस्तान जाने की ललायत रहते हैं, क्योंकि उनका सबसे पवित्र स्थान तलवंडी वहीं पे है, ठीक है, पाकिस्तान में ही है। बहरहाल हम लोग इस विषय वस्तु पे लौटते हैं। इन यात्रियों की लंबी यात्राओं के सुलभ बनाने में कई समस्याएं आती है मुस्लिम जगत में। अब देखिए, अब फ्रांस, ठीक है, मोरक्को से कहाँ जाना है, मक्का मदीना। मक्का मदीना कहाँ आप जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। मक्का मदीना अरबी कंट्रीज में है। अरब में आकर के ये लोग क्या करते हैं, वहां जाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अब मक्का मदीना यहां पर है, ठीक है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में, ठीक है, ये अरबियन प्रायद्वीप है। इस वाला एरिया में अब कोई व्यक्ति यहां देखिए, ये मोरक्को देश है, यहां से इसको जाना है, तो ये कई सारे देशों को, ये आपका भूमध्य सागर वगैरह सबको लांग करके यहाँ आने में कितनी परेशानी होगी। और यही से ये क्या ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये भारत की यात्रा, पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो लगभग ये इसी क्षेत्र में अधिकतर लोगों ने राज किया था। भारत पे राज करने के लिए सबसे पहले कब्जा पाकिस्तान पे ही होता था, क्योंकि इधर से ही लोग आते थे। तो देखिए यहाँ आने में कठिनाइयां होती है, कोई यहाँ का मुसलमान यहाँ जाना चाहे, कोई यहाँ का मुसलमान यहाँ जाना चाहे, तो ये तमाम तरह की जो होती थी समस्याएं, उनका सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे कौन कह रहे हैं, इब्न बतूता कह रहे हैं। दूसरी मध्यकाल में मुसलमानों का यह प्राप्त है कि अफ्रीका और भारतीय समुद्र मार्गों का समूचा व्यापार अब सौदागरों के हाथों में था। ये सौदागर भी मुसलमान यात्रियों का उतना ही आदर करते थे। अब देखिए, मुसलमान यात्री जब भी भूमध्य सागर से, ठीक है, या लाल सागर से या अदन की खाड़ी से जब भी ये करते थे ना, तो उस समय जो व्यापारी होते थे, अगर देख लेते थे कि कोई बेरा जा रहा है, तो उनको सम्मान पूर्वक क्या होता था, वहां तक पहुंचा देते थे, किसी तरह की ये नहीं होती थी। तो ये किनके बारे में, फ्रांसवा वर्नियर के बारे में, सॉरी इब्न बतूता के बारे में। ये ध्यान रखिएगा कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। फ्रांसवा वर्नियर की बात करते हैं। फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे। मैंने पहले ही बताया आपको क्या थे, चिकित्सक थे। इनसे सवाल पूछा जा सकता है क्या थे। 17वीं सदी में फ्रांस से भारत आए और उस समय भारत पर मुसलमानों का शासन था। किसका शासन था, मुसलमानों का शासन था। इसमें भी सॉरी मुगलों का शासन था, ठीक है। किनका शासन था, मुगलों का शासन था, ठीक है। वर्नियर के आगमन के समय मुगल बादशाह शाहजहां, ठीक है, देखिए है ना, शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम चरण में थे और उनके 4 पुत्र भावी बादशाह होने के मंसूबे पाले हुए थे, बांधने और उसके उद्योग करने में जुटे हुए थे। वर्नियर ने मुगल राज्य में 8 वर्षों तक नौकरी की। कितने वर्षों तक नौकरी की, 8 वर्षों तक मुगल राज्य में नौकरी की। ये सब याद मत रखिएगा, ठीक है। वैसे हम सफर बदले बच्चों को सबके बारे में पता हो कौन कितने साल रहे, ठीक है। इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, अंतिम समय है आपका। उस समय युद्ध की कई प्रधान घटनाएं वर्नियर ने स्वयं देखी। अब इस समय क्या था, देखिए मुगल में आप देखे होंगे कि अकबर के बाद जो भी बना, चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो या औरंगजेब हो, ठीक है, या औरंगजेब के बाद जो भी शासक बने, तो इसमें एक चीज आप कॉमन देखेंगे कि सब अपने पिता को क्या करते, पिता को बंधक बना करके खुद राजा बनते, भाइयों को मार करके खुद राजा बनते। उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है, उत्तराधिकार का। ये तमाम चीजें ये अपने आंखों से देखा कौन, फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांस का निवासी चिकित्सक इतिहासकार देखिए कह देगा कि ये क्या था, तो ये चिकित्सक भी था, ये इतिहासकार भी था और ये राजनीतिज्ञ भी था। मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आया था। वो जो भी देखता था, लिखता था, फिर उसकी तुलना यूरोप से करता था। आपको बोले ना, ये पूर्व और पश्चिम की तुलना करता था, पूर्व से पश्चिम की तुलना करता था। पूर्व में क्या है, पूर्व में भारत है और पश्चिम में क्या है, फ्रांस है। ये फ्रांस से इसकी तुलना करता था, तो पूर्व से पश्चिम की तुलना करता था। इसकी स्थिति दयनीय बताया था। किसकी स्थिति, भारत की स्थिति दयनीय बताया था, यानी कि पूर्व की स्थिति दयनीय बताया था। वर्नियर का कार्य 1670-71 में प्रकाशित हुए फ्रांस में, जो अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी में अनुवाद हुआ। यानी इनकी जो किताब थी, ये ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये कई सारी भाषाओं में क्या हुआ, अनुवाद हुआ और वहां के लोग पढ़े, समझे, जाने। चलिए, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त बातें देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल-बिरूनी ने भारत में जो देखा उसे विचित्र लगा। किनको, अल-बिरूनी को। अल-बिरूनी कहाँ के, अ से अल-बिरूनी, अ से उज्बेकिस्तान, ठीक है। किसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है।
उज़्बेकिस्तान। उसने उन सब बातों की तुलना उन प्रथाओं से कर दी जिनसे वह परिचित था। ठीक है, अलबर्नी ने कुछ समस्याओं आई, जैसे कि भाषा को लेकर के अलबर्नी को समस्या है। वो फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, लेकिन संस्कृत नहीं जानते थे। भाषा को लेकर के समस्याएं, धार्मिक रीति रिवाज को लेकर के, प्रथा को लेकर के, अभिमान। ठीक है, संस्कृत अरबी और फारसी से ज्यादा भिन्न थी। संस्कृत जो था वो अरबी और फारसी से ज्यादा भिन्न थी, अनुवाद करना कठिन था। तो आपको पूछा जाएगा तो अलबर्नी को कौन सी समस्याएं भारत में आई थी, तो वो सबसे बड़ी समस्या कौन थी? भाषा की समस्याएं थी, जो बाद में वो सीख लिए थे। अलबर्नी के पास जानकारी होने के बाद भी ब्राह्मण की कीर्ति पर आश्रित थे। अलबर्नी के पास अगर जानकारी होती भी थी तो ब्राह्मणों की कीर्ति पे क्या होते थे? आश्रित होते थे। कौन? अलबर्नी। अलबर्नी का जाति व्यवस्था का विवरण देखिए, भारत की जाति व्यवस्था हम आपको क्या बताए थे? हम आपको भारत को वर्ण व्यवस्था में आपको बताए थे, भारत को 4 भागों में बांटा गया था इस व्यवस्था को उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये ईसा पूर्व की बात है, ईस्वी शुरू होने से पहले की बात है। तो हम आपको बताए थे क्या? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 बताए थे। इसके अलावा जाति। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि अलबर्नी के अकॉर्डिंग जातियों का विवरण बताइए, जाति व्यवस्था बताइए। तो ये उसने लिखा 4 सामाजिक वर्ग थे। कितने थे? 4 सामाजिक वर्ग थे। यहां भी 4 थे, लेकिन ये ब्राह्मणों के द्वारा, ये किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। एकदम एक दूसरे से क्या करेंगे? तुलना करके पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। ये किसके द्वारा बनाया गया? ये ब्राह्मणों के द्वारा। और ये जो है किसके द्वारा? अलबर्नी के द्वारा। अलबर्नी भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा और ब्राह्मणों ने भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा। और इसने क्या किया? अलबर्नी ने भारतीय समाज को देखा और कहा कि भारतीय समाज 4 वर्ग भाग में है। एक जो घुड़सवारी करता है और शासक करता है, वो एक वर्ग है। ठीक है, जो घोड़े से चलता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप वर्तमान में क्या देखेंगे? शासक वर्ग क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी कार से चलते हैं, ठीक है, और शासन करते हैं, वो उनकी अलग कैटेगरी है। तो ये बोला कि घुड़सवार करता है और शासक वर्ग है, वो एक वर्ग है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। एक वो हो गया, एक जाति ये हो जाएगी। दूसरा भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक। ठीक है, यानी कि जो संत वगैरह हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ कराते हैं और जो चिकित्सा, जो इलाज करते हैं, उनकी एक कैटेगरी थी। और दूसरा कहा खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, जो अलग अलग चीजों की खोज करते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, उनकी एक अलग जाति थी। और तीसरा था कृषक और शिल्पकार। कृषक मतलब जो खेतों में कृषि करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, जो क्या करते थे? कुम्हार हुआ करते थे, जो मान लीजिए बर्तन बनाते थे, जो आभूषण बनाते थे, जो लोहार होते थे, वो सब किसमें आते थे? ये कृषक और शिल्पकार में। इसमें वैज्ञानिक वर्ग आते थे, इसमें पुरोहित और इसमें शासक। अब यहां से अगर तुलना करें, यहां से तुलना करें तो देखिए क्षत्रिय क्या थे? क्षत्रिय का काम होता था शासन करना, घुड़सवार, ये क्षत्रिय मान लीजिए। पुरोहित पूजा पाठ कराने वाला, ये मान लीजिए ब्राह्मण। खगोल शास्त्रीय वैज्ञानिक, यहाँ जो आप देखे थे वैश्य में कृषि और पशुपालन। ठीक है, उसको यहाँ शूद्र की चर्चा यहाँ पे एक तरीके से नहीं की गई। तो ये 4 आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो कुछ नहीं याद रहे, इतना नहीं तो एक याद रखिएगा शासक वर्ग। ठीक है, शासक वर्ग। दूसरा याद रखिएगा पुरोहित वर्ग। तीसरा याद रखिएगा आप क्या? वैज्ञानिक वर्ग। और चौथा याद रखिएगा आप किसान और शिल्पकार। ठीक है, इतना आप यहां से याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्नों में। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा बाबू। ठीक है, अलबर्नी ने दर्शाया कि सामाजिक वर्ग भारत के अलावा और भी जगह था। इस्लाम में सभी को समान माना जाता था, उसमें भिन्नता धर्म के अनुसार से था। ब्राह्मणवादी परंपराएं, ठीक है, देखिए उसमें भिन्नता धर्म के अनुसरण में था। ब्राह्मणवादी परंपरा में अस्पृश्य को अलबर्नी गलत माना, देखिए इसीलिए वो अस्पृश्यता की बात ही नहीं की है। ठीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो अस्पृश्य था, जो शूद्र था, उसको इन्होंने क्या किया? गलत माना। बाकी सबको कहा कि समाज को भारत के अलावा अलग अलग वर्ग में, वो हर चीज जो अपवित्र हो जाती है पुनः पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये बड़ा कटाक्ष किए थे कि अगर कोई चीज पवित्र हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, तो पवित्र कैसे हो जाता है फिर? इस पे मैंने बड़ी चर्चा करके मैंने बताया था हम सफर बैच में, लेकिन यहाँ पे उतनी चर्चा करने की
हमें नहीं लगता जरूरत है, अगर करेंगे तो फिर लंबा होगा क्लास। इवन बतूता तथा अनजाने को जानने की, यानी कि और पवित्र अगर चीज हो तो पवित्र कैसे है? अगर मान लीजिए पवित्र है, गंगा में नहा लिए पवित्र हो गए, ये कैसे हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इस पे वो कटाक्ष करते थे, ठीक है। इवन बतूता तथा अनजाने को जानने की कोशिश। इवन बतूता अनजानी चीजों को जानने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करता रहा। आपको बताए थे ये व्यक्ति बहुत घुमक्कर था, हमेशा ये नया जानने की कोशिश करता था, अनजानी चीजों को जानने की कोशिश करता था। दिल्ली आया, दिल्ली से कहा गया कि चीन जाइए, चीन गया, अफ्रीका गया, यूरोप घूमा, ये तमाम जगहों पर घूमा। ये श्रीलंका भी गए थे, ठीक है, ये श्रीलंका भी गए थे, ये तमाम जगहों पे घूमे। पूजा स्थलों को देखा, ठीक है, पूजा स्थलों को देखा। विद्वानों के साथ समय बिताया, जो भारत में विद्वान होते थे उसके साथ समय बिताया। लोगों के विचार जानने और उसने यात्रा वृत्तांत लिखा। लोगों के विचार जाने और यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम है रहला। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं हमेशा अनजाने को जानने की कोशिश करेंगे। इब्न बतूता और भारतीय शहर। भारतीय शहर को इब्न बतूता कैसे देखते हैं? भारत शहर व्यापक अवसर से भरे थे, जिनके पास इच्छा, साधन, कौशल था। हर धनी शहर की आबादी वाले होते थे, ठीक है, हर धनी आबादी वाले शहर होती थी। धनी नहीं, घनी, हाँ घनी आबादी, हाँ घनी आबादी है, घनी आबादी होती थी। घनी आबादी यानी कि अधिक आबादी वाला शहर होता था। इब्न बतूता ने इसे भीड़ भाड़ वाले शहर, चमक दमक वाले बाजार का नाम दिया। चमक दमक वाले बाजार और भीड़ भाड़ वाले शहर। दिल्ली को बड़ा शहर और विशाल आबादी वाला माना गया और इसने इसकी तुलना दौलताबाद महाराष्ट्र से की। देखिए दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये एक शहर था जो बहुत ही चमक दमक वाला था, और दूसरा आप शहर की बात करें तो दिल्ली था जो काफी चमक दमक वाला शहर था, ठीक है। बाजार सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता था। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आपके खेत में कुछ हुआ, उसको जाकर के मार्केट में बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे उसी मार्केट से कुछ सामान खरीद करके घर ले आएंगे। यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों गतिविधियों का केंद्र क्या था? बाजार था। बाजारों में मस्जिद और मंदिर होता था, ठीक है। बाजारों में क्या होता था? मस्जिद और मंदिर होता था। याद कीजिए हमने डांस बताया था, ठीक है, वहां पे डांस भी करवाया जाता था, उसके बारे में इब्न बतूता ने लिखा था, ठीक है। उतनी बातें तो अभी कैसे बताएं, मन तो करता है बहुत कुछ बताने का, लेकिन क्या ही करें, क्रैश कोर्स है बाबू ये। इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय कृषि अच्छी इसलिए थी क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। किसान 2 वर्ष में 2 फसल उगा लेते थे, ठीक है। ये किसानों की बात की, भारतीय कृषि अच्छी क्यों थी, इस पे ये क्या कहते हैं, यहाँ की मिट्टी अच्छी थी, यहाँ इसीलिए यहाँ की कृषि अच्छी होती थी। भारतीय कपड़े में रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। आज भी देखिए रेशम, जरी, साटन की मांग आज भी अत्यधिक है अगर पुरानी परंपराओं में आप जाएंगे। संचार की अनूठी प्रणाली थी। जो डाक व्यवस्था जो है वो अनूठी प्रणाली। अभी नहीं है कि व्हाट्सएप मारे खड़ा, हाय क्या कर रही हो, हाँ मैं खाना खा ली हूँ, आपने खाना खाया नहीं, मैं तो अभी राजू सर का क्लास देख रहा हूँ, पे मुझसे बात करो ना, क्यों आप राजू सर का क्लास देख रहे हो, इतनी रातें हो गई है, अब पढ़ना बंद करो ना, पागल हो, मुझे टॉप करना, हाँ आपको टॉप करना है। ऐसी जो बातें होती है ना बबुआ, वो आपको टॉप करने से रोक रहा है। चाहे वो लड़की किसी से बात करते हो या लड़का किसी से बात करते हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसी बातें ना करिएगा, ठीक है। ये जो संचार व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपकी अब इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप अपने घर में बैठ करके और 100 किलोमीटर दूर आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, उसे तुरंत हाय हेलो कर देते हैं कि आपने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक है। तो उधर से आता हाँ बाबू ने खाना नहीं खाया, जबकि वो 2 बार खा चुका होता है, फिर भी कहते नहीं बाबू ने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से बचना है। ऐसी संचार प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है, ऐसी संचार प्रणाली हुआ करती थी। इसीलिए उस सब पे ध्यान मत दीजिएगा। अभी बबुआ क्या करना है, पढ़ना है, टॉप करना है, टॉप करिए, 12th में टॉप करिए, उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे। आगे जाकर के आप अच्छे बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जब आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे, जब बिहार दरोगा की तैयारी करेंगे, वहां पे जब इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरा पूरा का ये जो थोबड़ा है ना वो आपके सामने छप करके आएगा। अच्छा ये पूछ रहा है यूपीएससी में, बीपीएससी में, अरे राजू सर तो इसमें खोल खोल के बताए थे, परत दर परत तोड़े थे। अगर आपके जहन में रहा तो, नहीं आपको याद ही नहीं रहा तो फिर से उसको पढ़िए। जिन जिन के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे उनको आने वाले कई एक बड़े एग्जामों में इतिहास में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
ट्वेल्थ के इतिहास में, मैं सिर्फ ट्वेल्थ के इतिहास को नहीं पढ़ाया हूं आपको हमसफर बैच में, बल्कि तमाम चीजों को जोड़ जोड़ करके पढ़ाया हूं। चाहे वो 6 के इतिहास में कोई चीज दी हुई, 7th में दिया हुआ, 8th में दिया हुआ है, ठीक है, उन तमाम चीजों को जोड़ करके मैंने आपके सामने चीजों को रखा हूं। लेकिन अभी उतना समय नहीं है कि उतनी चीजों को रखूं। बहरहाल डाक प्रणाली, ठीक है, संचार व्यवस्था की बात कर रहे थे। डाक प्रणाली अनूठी थी, इसमें व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना तथा माल भेजना आसान हो जाता था। सिंध से दिल्ली की यात्रा, कहां से? सिंध कहां? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से ये जो दिल्ली की यात्रा थी 50 दिन लग जाते थे, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा 5 दिन में ही पहुंचा दी जाती थी। अब आप कहेंगे कि सर 50 दिन की जगह 5 दिन में ही क्यों पहुंचाती थी? तो ये देखिए ना, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था की चर्चा की और ये 2 डाक व्यवस्था थी। कितनी थी? 2 थी। एक था अश्व डाक व्यवस्था और एक था पैदल डाक व्यवस्था। इस व्यवस्था से 50 दिन लगते थे और इस व्यवस्था से इसी में 5 दिन ही लगते थे। अब आप कहेंगे कैसे सर? मान लीजिए यहां है सिंध और यहां है दिल्ली, ठीक है। अब इस बीच में, अब यहां से यहां खबर पहुंचानी है। यहां एक व्यक्ति घोड़ा पर घंटी लिए हुए खड़ा है और एक व्यक्ति यहां घोड़ा पे घंटी लिए खड़ा है, एक व्यक्ति यहां हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहां से चलना शुरू किया और यहां आते आते जब तक घोड़ा थकेगा, 100 किलोमीटर घोड़ा चला और घोड़ा थक गया, एक यहां फ्रेश घोड़ा तैयार रहता था, झंडा लिए घंटी बजाता था, ये घोड़सवार चढ़ जाता था घोड़ा पर और इससे ये चिट्ठी लिया और ये चलना शुरू करता था। ये यहाँ आता था, यहाँ आकर के घोड़ा थकता था, फिर यहाँ से घोड़ा से चिट्ठी लेता था, फिर यहाँ एक घोड़ा होता था, यहाँ आकर के इस तरीके से जो 10 दिनों की यात्रा 50 दिनों की होती थी वो 5 दिनों में यहाँ पहुंच जाता था। इसे क्या कहते हैं? अश्व डाक व्यवस्था कहते हैं। दूसरी तरफ था, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, मान लीजिए ये सिंध है और यहाँ से यहाँ जाना है दिल्ली। अब ये दूरी सेम है। अब देखिए, अब यहाँ एक व्यक्ति है, अब ये अगर 50 किलोमीटर एक बार में घोड़ा चलता है तो ये व्यक्ति क्या करेगा? 1 किलोमीटर चलेगा और यहाँ पे दौड़ करके आएगा, यहाँ एक व्यक्ति रहेगा, इसको लेटर देगा, फिर ये व्यक्ति यहाँ दौड़ करके आएगा, ये इसको लेटर देगा, फिर एक व्यक्ति यहाँ दौड़ करके आएगा, ये इसको लेटर देगा, फिर एक व्यक्ति यहाँ दौड़ करके आएगा, ये इसको लेटर देगा, फिर एक व्यक्ति। अब देखिए व्यक्ति दौड़ करके आ रहा है, इसमें कई एक दिन लग सकते हैं। घोड़ा दौड़ना अलग चीज होती है और किसी व्यक्ति का दौड़ना अलग। घोड़ा दौड़ेगा 5 दिनों में और व्यक्ति दौड़ करके जाएगा 50 दिनों में। यही 2 डाक व्यवस्था थी। जो सूचना जल्दी पहुंचानी होती थी वो इस व्यवस्था से, और जो सूचना आराम से जाती थी वो इस व्यवस्था से जाती थी, ठीक है। तो ये दोनों डाक व्यवस्था याद रखिएगा, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था, ठीक है। ये किनके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा, जो रेहला के रचयिता थे और ये मोरक्को के रहने वाले थे। बर्नियर का फ्रांसवा बर्नियर तथा अविकसित पूर्व, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर की नजर में भारत क्या था? अविकसित था। बर्नियर ने जो देखा उसकी तुलना यूरोप से किया, आपको पहले ही हम बता चुके। यह कहता था कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वह सुनिश्चित किया जाए कि वह ऐसे निर्णय ले सके जो सही है। तो ये हमेशा से क्या कहता था? अरे ये भारत है, अरे हमारा यूरोप देखो कितना आगे बढ़ गया है, अरे ये भारत के शहर है, कैसे तुम लोग रहते हो? हमारा फ्रांस देखो कितना आगे बढ़ गया है, हमारा ब्रिटेन देखो, हमारा इटली देखो, हमारा जो यूरोप का क्षेत्र है वो कितना विकसित है। अच्छा, ठीक है, ये बातें कहता था। वर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसमें उन्होंने गहन चिंतन किया है और उसने पूरे वर्णन में भारत पश्चिमी देशों के मुकाबलों में निम्न कोटि का माना है, ठीक है। वो कहा अरे हमारे देश के सामने कुछ नहीं टिकेगा। इस तरह की बातें कौन करता था? वर्नियर। वर्नियर ने कहा भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव है। ये किसको लेकर के बात करता है? जमीन को लेकर के। कहा कि यहां के लोगों के पास अपनी जमीन है कहां? हम तो देखते हैं भारत के सभी जमीनों के मालिक मुगल का सम्राट है, तो यहां के लोगों के पास निजी जमीन तो है ही नहीं, ठीक है, निजी जमीन का भूमि स्वामित्व है ही नहीं। हमारे फ्रांस में चलिए एक एक लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। इसकी तुलना वो करता था भारत से, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में क्या होता था? सम्राट ही होते थे भूमि के मालिक, उससे टैक्स लेकर के किसानों को फसल लगाने के लिए देते थे। ये चीजें आपको पहले से पता है। राज्य का भूमि पर स्वामित्व जनता का था, राज्य दोनों के लिए हानिकारक था, ठीक है। भूमि पर स्वामित्व जनता तथा राज्य दोनों के लिए हानिकारक था। उसे लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का मालिक है, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता है। जाहिर सी बात है, जमींदारों के बीच बांटता था, फिर वो किसानों को देता था, किसानों से क्या होता था? फिर सम्राट तक चीजें आती थी। भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते, इसीलिए
हुए उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में उदासीनता दिखाए थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता था अच्छा मेरा जमीन थोड़ी ना है, जमींदार का है, उपजा लिए, उसको अच्छे से पानी नहीं डालते थे, उसको अच्छे से जुताई नहीं करते थे। इससे क्या होती थी, भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती थी वो कम हो जाती थी। कोई खेत में अगर 50 क्विंटल अगर अनाज उपज रहे हैं, अगर उसको सही से रख रखाव नहीं किया गया तो अगली बार उसमें 30 क्विंटल उपजेंगे, उसकी अगली बार 20 क्विंटल, और एक समय ऐसा आएगा कि जमीन बंजर हो जाएगा। अगर उसमें सही समय पे पोटाश नहीं डाले, सही समय पे खाद नहीं डाले, सही समय पे पानी नहीं डाले, सही समय पे उसका रख रखाव नहीं किए, तो एक समय ऐसा आएगा कि बंजर हो जाएगा। ठीक है, यही बातें वो करते हैं कि अगर अपनी जमीन रहती है तो अपना बेटा होता है तो क्या कहता है, बबुआ खा लो ना, अच्छा रोटी खा लो ना, अच्छा रोटी नहीं खाओगे सेब खा लो, सेब नहीं खाओगे ये खा लो। और दूसरा का बेटा रहता है, अरे खाए हो, खाना होगा तो खा लेना, उधर रखा है, हम जा रहे हैं। अब देखिए उससे क्या होगा, वो बच्चा भूखा मर जाएगा क्योंकि वो अपना बच्चा नहीं है। अच्छा खाएगा तो खाएगा, नहीं तो अपना देखेगा, खाना उधर रखा है, अपना बबुआ बबुआ खा लो ना, ए बबुआ ये खा लो ना, ये खा लो ना। ठीक उसी तरीके से होता था। उस समय जो जमीन होते थे, उस जमीन में क्या होता था कि जमीन अपने होते नहीं थे, उनको पता था कि ये जमीन आज न कल ले ही लेगा, तो क्या फायदा इस जमीन का रख रखाव करके, क्या फायदा इस जमीन में हमें अच्छी अच्छी खाद डालने के। ठीक है, किसानों का उत्पीड़न होता था, जाहिर सी बात है, इस पे मैंने कई सारी चीजों को बता रखा है। ठीक है, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था। समाज में जाहिर सी बात है जो राजा महाराजा होते थे अच्छी जीवन जीते थे, जो सैनिक होते थे उससे थोड़ा अच्छी जीवन, और जो प्रजा होते थे उनकी जीवन अच्छी तो थी ही नहीं। ये बात तो वो सच ही कह रहा था। बर्नियर ने भारतीय समाज में दरिद्र लोगों का जन समूह बताया, कहा कि भारत में इतने सारे गरीब लोग हैं, इतने भूखे नंगे लोग हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक है। और जाहिर सी बात है जब मुगलों का शासन था तो यहाँ पे ये व्यवस्थाएं थी कि बहुत अधिकतर लोग ऐसे थे जो दरिद्र कैटेगरी में आते थे। दरिद्र किनको बोलते हैं, जिनको खाने के लिए पैसे ना हो, ठीक है, जिनको पहनने के लिए कपड़े अच्छे से नहीं हो, रहने के लिए घर ना हो, यानी कि रोटी कपड़ा मकान जो है इसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं इसकी कमी देखने को मिलती है, उन्हीं को दरिद्र कहा जाता है। वर्नियर ने कहा कि एक ऐसा अमीर वर्ग है जो अल्पसंख्यक है। अमीर वर्ग अल्पसंख्यक है, यानी कि अमीर वर्ग जो है ना वो बहुत कम है। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जिसकी संख्या दूसरों की तुलना में कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं की संख्या 80% है, हिंदुओं की तुलना में 20% ही भारत में मुसलमान है, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसी तरीके से उस समाज में देखेंगे शासक वर्ग की गरीब लोगों की तुलना में शासक वर्ग बहुत कम होते थे। 1-2% लोग शासक होते थे जो अमीर होते थे, बाकी सब क्या होते थे, गरीब होते थे। इसीलिए शासक वर्ग क्या अल्पसंख्यक थे। उसने गरीबों को अपने अधीन बनाया, गरीब को क्या किया, अपने अंदर रखा। ये जाहिर सी बात है, आप भी तो समाज में होता ना, गांव का कोई लोग अमीर हो गया, 2-4 करोड़ रुपए हो गए, सोचेगा पूरा गांव मेरा गुलाम ही है। ठीक है, इसी तरह की सोच तब भी थी और आज भी बहुत सारे लोगों में है। लेकिन आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग बहुत होशियार बन गए। कभी कितना भी पैसा हो जाए, कभी कितना भी धन दौलत हो जाए, कभी भी इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि लोग हमारे नौकर हैं। ठीक है, लोग हमारे अंदर आकर के रहे, लोग हमारी बातों को समझे। मैं सुपीरियर हूं, नहीं, सुपीरियर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, बड़ों बड़ों का क्या होता था, घमंड चकनाचूर हो जाता है। कभी अकबर ने नहीं सोचा होगा कि उसका अंत इस तरीके से होगा, कभी हुमायूं नहीं सोचा होगा कि उसका अंत एक सीढ़ियों के गिरने से उनकी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए पैसों का घमंड होना ही नहीं चाहिए। इतिहास कम से कम हमें इस चीज की तो जानकारी देती है, ये चीज तो हमें इतिहास सिखाता है कि कभी भी पैसे और पावर का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कभी ना कभी बहुत ही आसानी से टूट जाता है। जो व्यक्ति झुकता नहीं है वो क्या होता है, टूटता है। इसलिए अकर में नहीं रहना चाहिए, ये हमें इतिहास से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए कितने ही दिन चल पाए, मुगल साम्राज्य कितने ही दिन तक रहे, देखिए ना, टूटा, अंग्रेज आए, अंग्रेज हम पे अकर कर राज के कितने दिन तक चले। एक गांधी जी एक लाठी के बल पे उनके अकर को तोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहां तो बहुत अमीर लोग थे और भारत की स्थिति मध्य स्थिति के लोग नहीं थे। यहाँ पे या तो अमीर थे या तो गरीब थे, बीच वाली स्थिति यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। ये फ्रांसवा बर्नियर कहते। उसने कहा राजा भिखारियों क्रूर लोगों का राजा है। उसने कहा ये राजा है, राजा वो होता है जो बड़े बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है, उसे राजा कहता है। अरे ये तो भिखारी और क्रूर गरीब लोगों का राजा है, ये राजा थोड़ी ना है। मूलों की तुलना वो करते थे। शहर खराब है, नगर दूषित है, खेत झाड़ीदार है, घातक दलदल भरे हैं। इनका सिर्फ एक ही कारण था, राजकीय भूमि स्वामित्व, यानी कि राजाओं का भूमि का मालिक होना। इसी के कारण क्या था, भूमि दूषित थी, खेत झाड़ीदार थे, नगर प्रदूषित थे, ये तमाम चीजें थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह भी एक सरकारी मुगल दस्तावेज नहीं बताता है कि भूमि का एकमात्र स्वामी राजा था। अब बताइए, मैं अगर किसी गलत काम को करूं तो मैं क्या अपनी किताबों में उस गलत काम को लिखूंगा, या मैं किसी अपने व्यक्ति के द्वारा लिखने दूंगा कि इस गलत काम को आप लिखो? नहीं ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
इन विवरणों में 18वीं शताब्दी के पश्चिम विचारों को भी प्रभावित किया। ये पश्चिम विचार यानी कि फ्रांस के विचार, ब्रिटेन के, इटली के, यानी कि यूरोप के विचार की बात कर रहा है। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। अब समाज में एक जटिल, अत्यधिक जटिल सच्चाई थी, ठीक है। उस समय की जो समाज थी, उस समाज में एक अत्यधिक जटिल सच्चाई की बात की जा रही है। इसके कई एक शिल्पकारों के पास उत्पादन को बढ़ाने का प्रोत्साहन नहीं करता था। जो शिल्पकार होते थे उसे कभी प्रोत्साहन नहीं मिलता था, ठीक है। जो शिल्पकार होते थे उसको कभी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। शिल्पकार कहने का क्या मतलब है? जो आभूषण बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो जौहर होते थे, जो बढ़ई होते थे, इन तमाम लोगों की बातें हो रही है, ठीक है। क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसीलिए उत्पादन का पतन होता था। ये जाहिर सी बात है, ये सब आपको पता ही होगा। भारत में पूरे विश्व बहुमूल्य धातुएं आती थी और 17वीं शताब्दी की जनसंख्या लगभग 15% नगरों में रहता था। यानी कि 15% लोग 100 में 15 लोग शहर में रहते थे, बाकी सारे लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। तो नगरीय जनसंख्या अधिक थी। यूरोप की आपको कह रहा है कि हमारे यहाँ बाप रे कितने 100 में 80 लोग शहर में रहते हैं और यहाँ देखिए 100 में 15 लोग शहर में रहते हैं। यानी कि पूरा पश्चिम की फिर ये तुलना कर रहा है। हमेशा फ्रांसवा वर्नियर पूरा पश्चिम की तुलना करेगा। वर्नियर ने मुगल कालीन शहरों में शिविर नगर कहा। क्या कहा? कि शिविर नगर कहा। हमारे यहाँ तो इतने छोटे छोटे शिविर लगते हैं और आपके यहाँ ये शहर हो गया, तो शिविर नगर कहा था। शिविर नगर जो नगर राजकीय शिविर पर निर्भर थे, दूसरे शब्दों में ऐसा नगर जो राजकीय धन से चलता था, यानी कि राजा के धन से चलता था। राज दरबार के आने पर विकसित और राजकीय दरबार के जाने पर पतन, इस तरह सभी नगर थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह। बंदरगाह जानते हैं ना, जहाँ पे पानी वाला जो पोर्ट, पानी वाला जो जहाज होता है वो लगता है। धार्मिक केंद्र यानी कि मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तीर्थ स्थान। व्यापारियों के समूह में महाजन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? इनके अनुसार महाजन कहा जाता था, ठीक है। एक व्यापारियों के समूह को श्रेणी भी कहा जाता था, वो ध्यान रखिएगा। कहा? प्राचीन इतिहास में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। वो आप ध्यान रखिएगा, राजा किसान तथा नगर में। ये सब पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करना। राज के प्रश्रय पर आश्रित समूह था। चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता। अधिवक्ता कौन होता है? वकील। अध्यापक मतलब शिक्षक। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। चित्रकार, वास्तुविद, ठीक है, जो किसी चीज को बनाता था। संगीतकार, गायक। सुलेखक यानी कि लेखक। ये सब क्या थे? ये राजाओं पे आश्रित रहते थे। राजा इन्हें कुछ पैसा देंगे, कुछ देंगे, तो ये इनका घर परिवार चलेगा और कुछ नहीं मिलता था इनको। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है। महिलाओं के बारे में सती की बात और श्रमिक की बात की गई है। श्रमिक मतलब मजदूर। इसकी स्थिति क्या थी इन लोगों के नजर में? बाजार में दास खुलेआम बेचे जाते थे, यानी कि जो दास होते थे खुलेआम बेचे जाते थे, भेंट किए जाते थे। इबन बतूता ने सुल्तान के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। दासों के भेद होता था। दास मतलब कहने का क्या मतलब है? जिस तरीके से आज सामान खरीद करके किसी को भेंट करते थे, उस तरह से व्यक्ति की बोली लगाई जाती थी। व्यक्ति होते थे दास, मतलब एक नौकर। उसको बेच करके किसी को दान, मान लीजिए एक दास खरीदे हम मार्केट से और एक दोस्त को कहे ये दास मैं आपको दे दिया, आपके यहाँ झाड़ू पोछा करेगा, आपके यहाँ तमाम काम करेगा। इस तरह से लोगों की बोली लगती थी, ठीक है। दासों में विभेद होता था। सुल्तान की सेवा में दासियां संगीत और गायन करती थी। महिलाओं के सरेआम डांस करवाया जाता था, सरेआम दरबार लगाए जाते थे, मार्केटों में नचाया जाता था। इस तरह की प्रवृत्तियां थी महिलाओं को लेकर के। तो महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियां रखते थे। अब मान लीजिए शक हो गया कि फलाना जगह का जो राजा है ना, वो चाहता है यहाँ अटैक करना। अच्छा ऐसा करो ना, हे दासी सुनो इधर, तुमको हम इतना का बहना देंगे, तुमको वहां रहना है। किसी के माध्यम से उसके घर भेज देता था और उसके घर में जो बातें होती थी वो दासी यहां तक पहुंचाता था। इसके लिए भी क्या होता था? दासियों का प्रयोग किया जाता था। दास घरेलू श्रम के लिए, और दासियों की कीमत कम होती थी, ठीक है। दासों की कीमत कम होती थी, यानी कि पुरुषों की कीमत कम होती थी काम करने में, महिलाओं की कीमत थोड़ी अधिक, क्योंकि वो गायन वायन तमाम तरह की चीजों में लगी रहती थी। सती प्रथा की बात करते हैं। सती की कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद क्या होता था? पत्नी को भी उसी चिता पे लेटा करके अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। इसे ही सती प्रथा कहा गया। लेकिन इसे 1829 में अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज में भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या कर दिया गया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और यह प्रथा समाप्त हो गई। कब? 1829 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दी गई।
और इसमें देखिए सती प्रथा में एक सुंदर सी लड़की, एक प्यारी सी लड़की, यही कि उसकी उम्र 14 से 15 साल की होगी, उस लड़की को ऐसा मानो कि उसके चेहरे पे किसी तरह की मौत का कोई खौफ नहीं था। उस लड़की को कुछ धर्म के ठेकेदार घसीट करके ले जा रहे थे और उसे चिता पर लेटाया जा रहा था। वो इतनी मासूम थी, उसके चेहरे की रौनक नहीं बता रही थी कि वो लग रहा था कि कल उसके हाथों की मेहंदी उतरी और परसों उसे चिता पे लेटाया जा रहा है। यह देख करके इब्न बतूता मूर्छित हो गए थे। ठीक है, कौन मूर्छित हो गए थे? तो इब्न बतूता यहाँ पे मूर्छित हो गए थे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ये पाकिस्तान की घटना थी, ठीक है, जिसमें इब्न बतूता देखे एक सुंदर सी लड़की है, उनके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी, ऐसा उनके कहने के उनके लहजे से लगता है, और उसे कल होकर के उसके पति के साथ उसे चिता पे लेटाया जा रहा था। यानी कि इतना भयावह था सती प्रथा। ठीक है, इतना भयावह था, इसे देख करके वो मूर्छित भी हो गए थे। कौन? इब्न बतूता। बहरहाल आगे चलते हैं और श्रमिक की बात करें, यानी कि मजदूरों की बात करें। व्यक्ति जो श्रम करता था, मजदूरी कामगार कहलाता था। अब जाहिर सी बात आप जानते होंगे, कृषि कार्यों में, निर्माण कार्यों में, गृह निर्माण में, सड़क निर्माण में, पुल पुलिया इत्यादि के निर्माण में इनका यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए श्रमिक के बारे में, ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी चलिए अब प्रश्नोत्तर। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? ठीक है, अध्ययन संबंधित, ठीक है, किन्हें संस्कृत में दिक्कत आई थी? अल्बेर्नी को आई थी। ठीक है, राइट आंसर ए। सीधे प्रश्नों को देखेंगे और आंसर लगाते चलेंगे, बहुत डिटेल नहीं करेंगे। अल्बेर्नी किसके साथ भारत आया था? जहां डिटेल करने की जरूरत होगी मैं खुद डिटेल कर दूंगा। ठीक है, जहां जरूरत नहीं होगी वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अल्बेर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम, किसके साथ आया था? और इसे क्या करके लाया गया था? इसे उठा करके लाया गया था वहां के विद्वान होने के नाते। ठीक है, तो ये मोहम्मद गजनी के समय आया था, ये सब आप लोगों को पता है। अल्बेर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? ठीक है, ये संस्कृत जानता था, बिल्कुल जानता था। सीरियाई जानता था, बिल्कुल जानता था। हिब्रू जानता था, बिल्कुल, सारी भाषाओं के ये जानकार थे। ठीक है, बस यूनानी भाषा इन्हें नहीं आता था। कौन सी भाषा नहीं आता था? कई सारे भाषाओं के जानकार थे। इसमें से संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, अरबी हो गया, फारसी हो गया, ये सब भाषा जानते थे, ये सब भाषा जानते थे। नहीं जानते थे तो क्या नहीं जानते थे? यूनानी भाषा नहीं जानते थे। ठीक है, यूनानी भाषा नहीं जानते थे। जल्दी से चलिए नेक्स्ट चलिए। किताब उल हिंद अथवा तहकीकाते ए हिंद। ठीक है, ये देखिए दोनों बातें, किताब उल हिंद लिखा रहे या तहकीकाते ए हिंद लिखा रहे, दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये किसकी रचना किसने की? अल-बिरूनी ने। ठीक है, अल-बिरूनी ने। नेक्स्ट चलिए। किस विदेशी यात्रा ने पुराणों का अध्ययन किया? आप पुराणों को, संस्कृत जो पढ़ेगा वही तो पुराण का अध्ययन करेगा। संस्कृत कौन जानते थे? अल-बिरूनी। पुराण किस भाषा में थी? संस्कृत में। भारत का जो पुराण है किस भाषा में? संस्कृत में। संस्कृत कौन जानते थे? अल-बिरूनी। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रश्न को बनाते समय ध्यान रखिएगा कि पुराण किस भाषा में? संस्कृत। संस्कृत कौन जानता था? बर्नियर नहीं जानता, इब्न बतूता नहीं, ये सभी नहीं, तो कौन जानता था? अल-बिरूनी जानता था। ध्यान रखिएगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री? इनके दरबार में कोई अफ्रीकी यात्री नहीं आया था। ठीक है, कोई नहीं आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुमायूं कभी इतना स्टेबल हुआ ही नहीं कि उसके दरबार में कोई व्यक्ति आए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ध्यान रखिएगा, अल-बिरूनी के दरबार में कोई आया नहीं था, छोटे मोटे कोई आए होंगे। इस प्रश्न को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप कम से कम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, अल-बिरूनी के बारे में अवेयर है कि नहीं है। ठीक है, अवेयर है कि नहीं है। तो राइट आंसर डी। अल-बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अब बताइए, अल-बिरूनी की बात कर रही है, आप कहेंगे सर 11वीं शताब्दी में। इसमें 3 जोड़ दीजिए तो इब्न बतूता आ जाएगा, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो फ्रांसवा बर्नियर आ जाएगा, यानी कि 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में। इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से आप तीनों के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अल-बिरूनी आया तो 14वीं शताब्दी में कौन आया? इब्न बतूता आया, और 17वीं शताब्दी में आपका फ्रांसवा बर्नियर आया। सबके बारे में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तीनों के तीनों अरबी में। ठीक है, तीनों के तीनों किसमें? सॉरी, ये दोनों अरबी में। ठीक है, इब्न बतूता और अल-बिरूनी। ठीक है, किसमें? अरबी में। राइट आंसर डी। कौन बी कर रहे भाई? हाँ, डी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता आपको पता है, अभी जस्ट आपको पता है, मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। मोहम्मद बिन जूजिए ने, ठीक है, मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? मोहम्मद, ठीक है,
अल-बरूनी का, इब्न बतूता का, अब्दुल रज्जाक का या वर्नियर का? मोहम्मद बिन जुजैन मोरक्को के सुल्तान, मोरक्को के सुल्तान की बात जैसे ही कर रहा है तो किसका लिखेगा? जाहिर सी बात है मोरक्को की सुल्तान की बात हो रहा है, तो इब्न बतूता का। ठीक है, इब्न बतूता का, मोरक्को की सुल्तान की बात हो रही है। ठीक है, मोरक्को की बात हो रही है, तो आपको पता है मोरक्को से कौन आया था? मोरक्को से कौन आया था ये आपको पता है? इब्न बतूता आया था। अगर कुछ याद भी नहीं रहे तो मोरक्को अगर आपको याद है तो सीधे इब्न बतूता के पास चलिए। ठीक है, सीधे कहां चलिए? इब्न बतूता के पास चलिए। नेक्स्ट चलिए, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देख करके कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? अभी मैंने आपको बताया, एक सुंदर कन्या को देख करके। ठीक है, बहुत ही सुंदर कन्या थी, लग रहा था कि उनके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है, और ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पे मौत का कोई शिकन नहीं है, और उसे चिता पे घसीट करके ले जाया जा रहा था, और उसके पति के साथ उसे चिता पर लेटा करके जला दिया गया था। वो कहाँ पे वो देखे थे? ये पाकिस्तान में देखे थे। और कौन देखे थे? इब्न बतूता देखे थे। कौन देखे थे? इब्न बतूता। ये घटना लाहौर की घटना है। कहाँ की घटना है? लाहौर की घटना है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सीधे सीधे ये घटना लिखी हुई है। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांसवा बर्नियर इतिहासकार था, बिल्कुल था। राजनीतिज्ञ था, बिल्कुल था। चिकित्सक था, बिल्कुल था। अभी मैंने आपको बताया था ये सब कुछ थे। ठीक है, राइट आंसर डी। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रहला की बात कर रहा है तो इब्न बतूता की है। किताब उल रहला की बात कर रहा है, किसकी यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता की है। वो मोरक्को से आए थे, 11वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, एक कब आए थे? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। इन तीनों के बारे में इतनी बातें ध्यान रखिएगा। देखिए ना, उसी के इर्द गिर्द सारे के सारे प्रश्न बनाए गए हैं। वर्नियर किसके काल में भारत आया था? फ्रांसवा वर्नियर की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं ना किसके काल में आया था? शाहजहां के काल में आया था। किसके काल में आया था? शाहजहां के काल में आया था। नेक्स्ट चले, यही वो शाहजहां है, बना के ताजमहल शाहजहां ने हम गरीबों के प्यार का मजाक उड़ाया है। कौन? यही शाहजहां थे ना, ताजमहल बना देता है लोला। हाँ, हम लोग कहाँ से ताजमहल बनाएंगे? हाँ, चलिए, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन में भारत आया था? तो कौन इनको काजी बना दिया था? काजी बनाया था, काजी नियुक्त किया था, तो ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को। ठीक है, हेंसवांग को, अल-बरूनी को, इब्न बतूता को। तो क्या कहा, किसको कहा जाता है? हेंसवांग। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? हेंसवांग को कहा जाता है। ये क्या थे? चीनी यात्री। ये क्या था? चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। किसके समय? हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। हाँ, ठीक है, बी होगा। ठीक है, जीन वेलेस्टियर टर्बनियर किस देश से भारत आया था? ये फ्रांस से। ठीक है, कहां से? फ्रांस से। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को लगाते चलिए। ठीक है, कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंग्स की बात करिए, हॉकिंग्स या थॉमसन, ये दोनों कहां आया था? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भेजे गए दूत थे। ठीक है, जो जहांगीर के। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? तो ये ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर का किला वर्तमान MP में है, वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? हीरो की खान में किसकी रुचि थी? अल-बरूनी को, टर्बनियर को, इब्न बतूता को, या किसको? देखिए, ये तीनों के बारे में हम कभी बताए थे खानों के बारे में, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्बनियर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्बनियर हो जाएगा। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा वर्नियर का है। इनका अल-बरूनी का क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। इब्न बतूता का रहला, और इनका क्या है? ट्रेवल एम्पायर। ठीक है, राइट आंसर सी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो का। ये कहां के थे? इटली के थे। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? कहां से? दिल्ली से दौलताबाद कौन किया था? अकबर किया था। मोहम्मद बिन तुगलक किया था। अलाउद्दीन खिलजी किया था। अकबर किया था। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए, ये चीजें आपका फिनिश है। MCQ फिनिश। अल-बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपके उस नोट्स में सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, वहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है,
रेहला पर एक संक्षिप्त में रेहला में क्या क्या लिखा हुआ है, जो इबन इबन बतूता बताएंगे वही सारी चीजें रेहला में लिखी होगी। इबन बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में अभी मैंने आपको बताया, दास प्रथा के संबंध में अमीरों क्या करते थे, वहां पे दासों को बेचा जाता था, दास दासियों को बेचा, दासियों को दूसरे घर में क्या जासूसी करने के लिए भेजा जाता था। ये तमाम चीजें यहाँ पे लिखनी है आपको। अलबर्नी के वर्ण व्यवस्था संबंधित विचारों पर प्रकाश डालें। इसकी वर्ण व्यवस्था अलबर्नी के अभी बताया था आपको, ये 4 भागों में भारतीय समाज को बांटे थे। ठीक है, अलबर्नी द्वारा वर्णित भारत की सामाजिक स्थितियों का वर्णन करें। सामाजिक स्थिति भारत की कैसी थी, जाति व्यवस्था, समाज कैसा था, ये 4 भाग वही उसको यहाँ पे लिखना है। वर्नियर भारतीय नगरों को किस रूप में देखते थे, ये कहते थे कि यहाँ कितनी 15% आबादी शहरों में रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ कितना अधिक रहता है, यहाँ के किसान क्या है, भूमि के मालिक नहीं है, हमारे यहाँ किसान भूमि के मालिक है, यहाँ भूमि के मालिक राजा है। इस तरह की चीजें यहाँ पे ये बातें की थी, उसी को लिखना है। भारत में सती प्रथा के संबंध में बर्नियर के विचार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इबन बतूता के बारे में हम आपको बताए हैं, बर्नियर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखिए। थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए मेरी तरह। ठीक है, आप अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखिए, बहुत जम करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।